सुशासन पर सीएम ने सचिवालय में की बैठक। मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। सभी को दिए सुशासन दुरुस्त करने के कड़े निर्देश। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 बड़े नेताओं को बनाया गया स्टार प्रचारक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली रेरा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। जनता की समस्याओं को तुरंत निपटाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब भंगजीरे का हो सकेगा दवाइयों में उपयोग। संगध पौधा केंद्र के वैज्ञानिकों ने किया शोध। किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा असर। और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़े ने आज किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण सुशासन को लेकर बैठक ली है, जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए कई जरूरी निर्देश भी दिए। लेकर बैठक की गई है। और उत्तराखंड के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, एक मजबूत ढांचा बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। निकाय और निगमों की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्विस चार्ज को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की इंडिया 24 के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिस्ट ने। नगर इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई जिम्मेदारी इस वक्त नई सरकार में मिली है, किस तरीके से जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? अब तो पुरानी हो गई, मैं समझता हूँ। तो 1 महीने से ऊपर हम लोग हो गए। निश्चित रूप से जो भी जिम्मेवारी मेरा हाईकमान मुझे देता है, निभाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं पिछली बार अध्यक्ष विधानसभा के रूप में जो भी मेरा कार्यकाल रहा, और आज जिस भूमिका में मैं उस नाते भी आज पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अपने सरकार के जो मैसेज है वो जनता के लिए, और जनता का काम जनता के हित में हम लोग करें, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। वित्त की बात करें, शहरी विकास की बात करें, इनको लेकर क्या कुछ क्राइटेरिया आपका है, क्या कुछ विजन आपका? देखिए, अलग अलग विषय हैं। जहाँ तक वित्त की बात है, फाइनेंस मतलब पूरे प्रदेश की एक धुरी फाइनेंस के रूप में है। और आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, और छोटा राज्य होने के नाते यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम उतने ज़्यादा नहीं है जितने हमारे खर्चे वगैरह हैं। और आने वाले समय में एक विषय ये भी आ सकता है कि जैसे ना तो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, ना हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े ऐसे विषय हैं, लेकिन इन्हीं संसाधनों से हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ानी है। और कैसे हम खर्चों में कटौती करें और अपनी इनकम बढ़ाएं, ताकि हमारा सामंजस्य बन सके। और जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रदेश हमारे हैं, और यहाँ पे जो छोटा मोटा उत्पाद भी होता है, जीएसटी का एक ये फंडा है कि जहाँ पे उसका कंज्यूम होगा, उसका जीएसटी का लाभ उसको वहाँ पे मिलेगा। हमारे बहुत से सिडकुल जो यहाँ पे उत्पाद कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर हम नहीं है, तो यानी उसका जीएसटी का भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो यानी कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ाने की हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ तक शहरी विकास की बात है, आप जानते हैं कि मेरे 102 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं। उसमें किस प्रकार से उनके स्ट्रक्चर को सुधारा जाए, उनके सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाई जाए, कैसे वहाँ साफ़ सफाई, कैसे वहाँ पे अन्य चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम ठीक ठाक करें। अब चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, तो मेरे चारधाम यात्रा के रूट पे जितने भी नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत हैं, तो पिछले दिनों मैंने बैठक ली थी, और उसमें मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, वैसे तो सभी के लिए नियम लागू किया है कि 1 मई से आप लगातार दवाइयों को छिड़काव करें, साफ सफाई पहले जहाँ एक बार होती कम से कम 3 बार करें,
और जो चारधाम यात्रा रूट पे है वहाँ कम से कम जो सफाई है वो रात को हो, कूड़ा, ताकि हमारे श्रद्धालु, हमारे यात्रियों को, स्थानीय लोगों को देखने को ना मिले। और पूरी तरह से जो शौचालय हैं वो साफ़ सुथरे हों, हमारे यहाँ साफ़ सफाई ठीक ठाक हो, दवाइयों का छिड़काव ठीक ठाक हो। वहाँ पे जो आगामी जो मानसून सीजन है तो हम उसमें जो नालियाँ हैं वो चौक ना हो, ताकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके कारण जल भराव और स्थिति ना हो। ये लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, बैठकें में हम लोग ले रहे हैं। और मुझे अभी मैं अपने डायरेक्टर शहरी विकास से मैंने अभी भी बात की और मैंने यही जानकारी ली कि जो मैंने अभी निर्देश इस मद में दिए थे तो उसमें क्या मॉनिटरिंग की है, क्या नहीं है, तो मॉनिटरिंग करें और उसकी ब्रीफ मुझे दें ताकि उस निर्देशों का सही में अनुपालन हो रहा कि नहीं हो रहा। यानी इसमें भी हम लोग पूरी तरह से जनता को सुविधा देने के लिए हैं। जहाँ तक आवास की बात है, ये मंत्रालय मेरे पास है, आप जानते हैं MDD है, HRD है, अन्य प्राधिकरण है। उसमें कहा है कि आप निश्चित करिए कि इतने दिन में आप नक्शा पास करेंगे। जिन पे आपत्ति लगाई है उसमें आपत्ति जनता को या संबंधित व्यक्ति को पता चलना चाहिए। 30 दिन का यदि नक्शे का आपका पास करने की लिमिट है और 10 दिन किसी ने लिया, 30 + 10 यानी 40 दिन उसको मिलेगा। और इसमें कोशिश कर रहे हैं टोल फ्री नंबर भी जारी करें ताकि जनता को उसकी सुविधा मिल सके। आज मैंने रेरा की बैठक ली है, वहाँ भी यही बात है कि रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है आप 30 दिन का यदि रखा है तो 30 दिन में आप करिए। अनावश्यक जनता को परेशान करने की स्थिति में हम लोग नहीं होने चाहिए। हमारा मकसद जनता को सुविधा देना है। यानी कि तमाम मंत्रालयों की हम लोग बैठक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। आप टैक्सेशन की बात जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए, इसी ये विभाग भी मेरे पास है। अब आप देखिए कि मेरे यहाँ उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में देश भर के क्या विश्व से लोग हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, अन्य लोग भी हैं। होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे सर्विस चार्ज हम लोग ले रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट मालिक या होटल मालिक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 5-7 दिन से मेरे यहाँ विभागों की सक्रियता बढ़ी है और हमने कहा कि सर्विस चार्ज जो है होटल व्यवसायी या रेस्टोरेंट मालिक मैंडेटरी नहीं है बोले, लेकिन जो रेस्टोरेंट में जा रहा है, होटल में जा रहा है, वो उसको पे कर रहा है। आखिर उसका नुकसान हो रहा है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा राज्य पहला देश का ऐसा राज्य होगा जहाँ पे सर्विस चार्ज पे भी हमने कहा है जनता को। अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं, फ्लैग्स लगा रहे हैं, हम FM में डालने की बात कर रहे हैं, हमने उसको व्हाट्सएप वगैरह में भी डालने की मैंने बात कही है ताकि जनता को पता चल सके कि ये सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है। आप दें ना दें, टिप की तरह है, आप दें तो ठीक, नहीं दें तो ठीक। यदि उसके बाद भी रेस्टोरेंट मालिक या इस प्रकार का कोई व्यक्ति करता है तो उसको फिर हम GST के दायरे में लेंगे, यानी कि उसमें भी फिर हम अपना राजस्व वसूल करेंगे, सरकार का राजस्व बढ़ेगा और जनता को जो इस प्रकार का जो नुकसान है उससे हम बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस प्रकार के अपने विभागों से काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा। सर, जितने भी आपके पास विभाग हैं, क्या इनकी समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहेगी? देखिए, अभी तो शुरुआत है, मॉनिटरिंग तो करेंगे। मैंने जैसे भी कहा, शहरी विकास की भी बात बताई। मैं हफ्ते भर पहले मैंने मीटिंग ली थी, 10 दिन पहले। आज मैंने उनसे कहा मॉनिटरिंग करिए, उसकी ब्रीफ मुझे दीजिए, जानकारी तो लेंगे। ये तो खाली निर्देशों का खाली मतलब हवा हवाई नहीं होना चाहिए, जानकारी भी मुझे आनी चाहिए। ब्रीफ भी हम करेंगे, मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जाए तो उसका खिलाफ फिर कार्रवाई करेंगे। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर उनके जो विभाग है उनकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी और जो भी यहाँ पर दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं उन पर लगातार अमल होता रहेगा। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए देहरादून से कैलाश पेस्ट। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण सुशासन को लेकर बैठक ली है, जिसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है। तस्वीरों में विचार विमर्श करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। कई आला अधिकारी मौजूद रहे और कई जरूरी दिशा निर्देश भी वो देते हुए दिखाई दिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश विष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, सीएम ने कई जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए हैं, सुशासन को लेकर बैठक की है, किस प्रकार के निर्देश दिए हैं? देखिए वर्षा, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री की जो बैठक थी बहुत महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है, क्योंकि सुशासन के अलावा गुड गवर्नेंस को लेकर भी सरकार का फोकस था, मुख्यमंत्री का फोकस था। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि चाहे सुशासन की बात हो या गुड गवर्नेंस की बात हो, सरकार को अपने आप
अपने कार्यों की वजह से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और जनता की जो अपेक्षाएं सरकार से हैं उन अपेक्षाओं पर न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि तमाम जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक ये जो गुड गवर्नेंस तक पहुंचे, यानी कि जो दूर दराज के जो लोग हैं, सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं उनको भी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वहां तक उनको पहुंचाने का काम यहाँ पर अधिकारियों को करना होगा, ये निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही जो तहसील दिवस आयोजित किए जाते हैं, बहुउद्देशीय शिविर जो लगाए जाते हैं, वहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निस्तारण वहां पर मौके पर मौजूद एसडीएम करें, डीएम करें, ताकि लोगों को सचिवालय या फिर विधानसभा के चक्कर ना काटने पड़े। इसके अलावा जो अधिक पेंडेंसी रखने वाले जो अधिकारी हैं वर्षा, उनकी भी जवाबदेही यहाँ पर सरकार तय करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण यहाँ पर योजना लागू करने जा रही है सरकार कि अपनी सरकार जनता के द्वार माध्यम से लोगों को उनके घर में जो अधिक से अधिक जो सरकारी सेवाएं हैं वो मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जल्द ही इसका ब्लूप्रिंट इस योजना का तैयार किया जाए ताकि लोगों को उनके घर तक उनकी जो सुविधाएं हैं सरकारी वो पहुंच सके। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वर्षा, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में कम से कम महीने में एक बार वो जरूर जाएं ताकि जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अधिकारियों द्वारा प्रेरणा मिल सके, वो लोग बच्चे प्रेरित हो सके और राज्य का नाम रोशन कर सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस को लेकर और सुशासन को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। वर्षा, बिल्कुल कैलाश, अपनी सरकार जनता के द्वार में किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में लोगों को मालूम नहीं रहता या फिर प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण लोगों तक वो जानकारी नहीं हो पाती। अगर किसी भी योजना की बात करें, सपोज कन्याधन योजना है या कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार लागू तो करती है लेकिन लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। इसीलिए अब इन योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, धरातल पर फलीभूत करने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये इशारा कर चुके हैं कि इन तमाम योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारी एक क्लस्टर बनाएं, अधिकारी समिति बनाएं, अधिकारी घर घर जाएं, कर्मचारी घर घर जाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन योजनाओं का लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश। राज्य में चंपावत उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत तहसील पहुंचकर अपना नामांकन भरा है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। निर्मला गहतोड़ी ने मीडिया से चर्चा में अपनी जीत का दावा किया है और कहा कि वे इस बार मुख्यमंत्री धामी के विपक्ष में पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे बड़ी जोश खरोश से। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया हूँ। हम आप ही पहले सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे तो आप समझ लो कि मजबूत तो सरकार उनकी है, लेकिन ये है कि अभी खटीमा में जब इलेक्शन लड़े थे तो वो सीएम थे और तब भी सरदार। 10 साल तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। एक जाना पहचाना नाम है। निर्मला जी को मैं समझता हूँ चंपावत ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी एक पहचान नाम है। और जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैदान में है, ये निर्णय चंपावत की महाजनता ने करना है। ये यहाँ की स्थानीय है और जो लोग आ रहे हैं यहाँ चुनाव मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री चुनाव में है, खटीमा में उनकी बुरी तरह पराजय हुई है। तो मेरा ये कहना है कि निर्मला गहतोड़ी पहाड़ की महिला है और आप जानते हैं कि जो हमारा पहाड़ है वो अगर आप देखेंगे तो पूरा परिवार महिला पर टिका हुआ है। अगर पति कहीं सरकारी नौकरी करता है, ज्यादातर लोग आर्मी में हैं, तो पूरे घर को संभालने का काम महिला करती है। घास काटने से लेके फसल पैदा करने से लेके बच्चों को पढ़ाने तक की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। तो मजबूत महिला है, जमीन से उठी हुई महिला है और मुझे लगता है कि आज जरूरत है, महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है और आज जरूरत है एक ऐसी महिला की जो पहाड़ की महिलाओं की जो असली परेशानी उसको समझ सके और उसको सदन में उठाकर
उन महिलाओं के लिए कुछ मजबूत काम कर सके। तो और जनता जो है बिल्कुल बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेंड है, वो 4 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में मुख्यमंत्री बदलती रहे, तो ये मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे पता नहीं है। इसलिए जनता अपने बीच में रहने वाले ऐसी महिला को वोट देगी जो उनके दुख में, सुख में, हर चीज में खड़ी रही है। तो चंपावत की जनता को तय करना है कि उन्होंने अपने घर की बेटी को चुनाव जिताना है या बाहर से आए हुए व्यक्ति को चुनाव जिताना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हल्द्वानी बस अड्डे और काठ गोदाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस और LIU की टीम नजर रखे हुए है। SP सिटी हरबंस सिंह के मुताबिक अभी तक जांच में कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया है। बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक LK वर्मा को एक धमकी भरा खत मिला था, जिसमें लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशनों समेत कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पत्र भेजने वालों ने खुद को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। पत्र में CM पुष्कर सिंह धामी को भी बम से उड़ाने की बात लिखी गई है। रुड़की रेलवे को ये पत्र मिला है जो किसी आतंकवादी संगठन का बताया जा रहा है। इसके सापेक्ष में नैनीताल पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। हम सब बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग करवा रहे हैं और अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो हमारी जनमानस है, जो जन सामान्य लोग हैं, उनको किसी प्रकार से दहशत में आने की, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए लगातार 24/7 मुस्तैद है। प्रदेश भर में अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर करवाने की मुहिम अब धीरे धीरे रंग ला रही है। मानकों से इतर इन कार्डों के जरिए खाद्य योजनाओं का लाभ उठाने वाले खुद पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं। थराली विकासखंड में अब तक कुल 17 अपात्र कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करवाए हैं, जिनमें प्राथमिक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 10, अंत्योदय योजना में 3 और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में 4 कार्ड धारक अब तक अपना कार्ड सरेंडर करा चुके हैं। पूर्ति निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अभी 31 मई तक का समय कार्ड धारकों को दिया गया है। अपात्र होने की दशा में वे स्वयं पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आकर कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। 31 मई के बाद राशन कार्डों की जांच कर अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। अपने राशन कार्ड तीनों योजनाओं में जमा किए हैं। मई में जितने भी कार्ड जमा हो जाएंगे, जितने भी अपात्र हट जाएंगे, उसके बाद जून में फिर कार्रवाई का बताया गया है। तो उसमें कार्रवाई यही है कि नगरीय क्षेत्रों में तो हम देखेंगे कि बैठक करके सभासदों और राशन डीलरों, ये गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग लेके नगरीय क्षेत्रों में ऐसे हटाया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, प्रधान जी, उनके माध्यम से फिर वहाँ हटाने का काम फिर चलेगा। ये जून से होगा। स्वेच्छा से आप जमा कर दें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आज तक जितना राशन लिया उसका रिकवरी सहित FIR वाली वो सब कार्रवाइयाँ हैं उसमें। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सीट पर कब्जा जमाने में लगी हुई हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में केंद्र समेत राज्य के 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। सूची को लेकर बीजेपी का कहना है कि स्टार प्रचारकों से समय मांगा गया है। जब उनका समय निश्चित हो जाएगा उसके बाद ही कार्यक्रम तय किया जाएगा। बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट से CM पुष्कर सिंह धामी मैदान में हैं। धामी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रचार भी शुरू कर दिया है। इन दिनों जहां एक तरफ राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विंटर टूरिज्म को लेकर दुबई में है, वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्रा में अब तक करीब 20 यात्रियों की मौत हो चुकी है।
और इसे लेकर कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि हमारे पर्यटन मंत्री को उत्तराखंड के पर्यटन से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है वे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। प्रीतम सिंह ने सतपाल महाराज को नसीहत देते हुए कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप पर्यटन को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार उचित व्यवस्थाएं करे। सूत्रों के अनुसार पीएमओ कार्यालय ने राज्य सरकार से मौत के आंकड़े मांगे हैं और इसके बाद से कांग्रेस हमलावर हो गई है। मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं। जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासी बयानों का दौर भी जारी है। महंगाई को लेकर विधानसभा की पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब तक चुनाव थे तब तक महंगाई को केंद्र और प्रदेश सरकार कंट्रोल कर रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों के साथ एलपीजी और अब बिजली के दामों में वृद्धि हो रही है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि यदि महंगाई को काबू नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जब देश और प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं तब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है महंगाई को थामने का भरकस प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिस रोड मैप के आधार पर वो महंगाई को रोकने का काम कर सके। गैस के दाम आसमान छूने का काम कर रहे हैं और अब बिजली के दाम बढ़ा करके सत्ता में बैठे हुए लोग गरीब आदमी के घाव को जो है कुरेदने का काम कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से महंगाई को कम करने का काम करे, अन्यथा कांग्रेस को जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम करना पड़ेगा। नैनीताल के आवागढ़ क्षेत्र में युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया है। युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक का नाम कृष्णा शाह बताया जा रहा है, जो बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार के मंगलौर में आउटसोर्स सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ठेकेदार पर मनमानी के आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और सफाई कर्मचारी भत्ता दिए जाने की मांग की है। साथ ही कर्मचारी बीमा निधि और पीएफ की मांग की है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि ठेकेदार को वेतन का भुगतान कर दिया गया है। ठेकेदार जल्द ही कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। ठेकेदार क्या करते हैं कि जब किसी को मर्जी आए, जब हटा दिया, जब किसी को भी लगा लिया। ये ठेकेदार की अपनी प्रतिक्रिया है। और मैं जैसा भी बताया, पहले भी के लखन जी ने बताया कि पीएफ काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा पीएफ नहीं पूरा जमा होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो घोषणा करी है, ये नहीं पूरी होगा जब तक हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं होगी।
और हड़ताल ऐसे ही बदस्तूर। हमारा ठेका जो है डोर टू कलेक्शन का अलग है और जो हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली और सड़क से उठाने वाले कूड़े का उनका अलग है। दोनों ही अलग अलग ठेकेदारों के हैं, क्योंकि 31 मार्च को हमारे दोनों टेंडर जो हैं उनकी अवधि समाप्त हो गई है। उसकी टेंडर प्रोसेस चल रहा है। हमने एक अस्थायी व्यवस्था बना रखी है जिसके एवज में इनके अप्रैल की तनख्वाह जो है इनको पेड हो गई है। पुराने ठेकेदार की अभी कुछ ड्यूज़ हैं, इन्होंने ESI और EPF वगैरह नहीं दिया है इनका, उसके लिए इनको लड़ाई लड़ने के लिए अपने ठेकेदार से मांग करनी चाहिए कि आप हमारे पेमेंट कर दो। नगर पालिका के स्तर से कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए INDIA 24। नमस्कार।